नमस्कार बच्चों उम्मीद है आप अपने स्थान पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 6 का अध्याय 10 करने जा रहे हैं और इस अध्याय का नाम है साम्राज्य और नए राज्य। आप देख रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि ये साम्राज्य और राज्य में फ़र्क क्या है। बच्चों, जब एक राजा बहुत से दूसरे राजाओं को जीत लेता है और अपने राज्य में शामिल कर लेता है तो उसका जो राज्य है वो साम्राज्य बन जाता है और वो राजा से सम्राट बन जाता है। तो यही अंतर है राज्य और साम्राज्य में। और इसीलिए हम इस अध्याय में जो इस काल के कुछ साम्राज्य उभर कर सामने आए और साथ में जो कुछ अन्य राज्य थे उनके बारे में पढ़ेंगे। हम उत्तरी भारत और दक्षिण भारत के जो साम्राज्य और जो राज्य थे उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अगर हम उत्तरी भारत के राज्यों की बात करें तो यहाँ पर क्या था, मौर्य राज्य के पतन के बाद यहाँ पर कई छोटे छोटे राज्यों का कुछ समय तक शासन रहा, लेकिन बाद में यहाँ पर एक बहुत बड़ा साम्राज्य उभर कर सामने आया जिसका नाम था गुप्त वंश। और उस गुप्त वंश का एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था जिसका नाम था समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त जो था उसने अपने राज्य को एक साम्राज्य में बदल दिया और बहुत से क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलता है कि ये जो समुद्रगुप्त है उसने ऐसा कैसे किया, हमें कहाँ से पता चलेगा। वास्तव में क्या है कि हमें समुद्रगुप्त से संबंधित एक प्रशस्ति मिली है। आप सोच रहे होंगे ये प्रशस्ति क्या होती है। बच्चों, प्रशस्ति क्या होती है कि वहाँ पर उसके राज दरबार में जो लोग कवि थे या जो दरबारी कवि थे वो राजा की स्तुति में या राजा की प्रशंसा में गुणगान किया करते थे, उसकी तारीफ किया करते थे। और कई बार क्या होता था, ये जो स्तुतियाँ थी, ये जो गुणगान था, सिर्फ वहाँ दरबार में ही नहीं सुनाया जाता था बल्कि उनको किसी स्तंभ या किसी शिला पर भी उत्कीर्ण किया जाता था ताकि सारे लोग उसको पढ़ सकें और जो राजा की महिमा है उसको समझ सकें। और ये जो हम प्रशस्ति की हम बात करने जा रहे हैं जिसके माध्यम से हमें समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है वो आज से लगभग 1700 साल पुरानी है। और वो हमें यहाँ पर इलाहाबाद का एक स्तंभ है उस पर हमें खुदी हुई मिली है। और बच्चों, ये जो इस काल के जो राजा थे या सम्राट थे उनके बारे में एक चीज़ और बताना बहुत ज़रूरी है कि ये लोग सिर्फ युद्ध ही नहीं लड़ते थे, शासन व्यवस्था नहीं देखते थे, इसके साथ साथ वो विभिन्न गतिविधियों से भी जुड़े हुए थे। उदाहरण के लिए यहाँ पर अगर हम बात करें, जो समुद्रगुप्त है वो कई बार हमें अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। वीणा यानी एक प्रकार से वो वाद्य यंत्र बजा रहा है। और उसी प्रकार हम बाद में उसके आने वाले एक और हम राजा की बात करेंगे, हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन एक बहुत कुशल विजेता भी था, उसके साथ साथ वो एक साहित्यकार भी था। उसने बहुत सी रचनाओं का निर्माण किया, अर्थात उसने बहुत सी रचनाओं को भी लिखा। अब ये जो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है वो उसके दरबारी कवि हरिसेन ने लिखी थी। उस प्रशस्ति में हरिसेन क्या कहता है, आइए इसको हम पढ़ें। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों,
बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। और बच्चों, हरिसेन अपनी इस प्रशस्ति में और भी बहुत कुछ बताता है। वो बताता है कि जो समुद्रगुप्त था उसने किस प्रकार बहुत से राजाओं को अलग अलग दिशाओं में जाकर के हराया, और इसका वर्णन यहाँ पर एक मानचित्र दिया गया है और वहाँ पर कुछ रंग दिए गए हैं, और उन रंगों के आधार पर और मानचित्र के आधार पर हम ये देखेंगे कि समुद्रगुप्त ने किन किन राजाओं को हराया, किन किन राजाओं को हराने के बाद उनका राज्य वापस कर दिया। बच्चों, इस गुप्त साम्राज्य में समुद्रगुप्त के काल में कुछ क्षेत्र बड़े प्रसिद्ध थे। कह सकते हैं जो प्रयाग, जिसको आजकल इलाहाबाद कहा जाता है, आप मानचित्र में देख रहे हैं, उसी प्रकार जो पाटलिपुत्र जो आज का पटना है, और उसी प्रकार उज्जैन, ये जो क्षेत्र थे, ये जो केंद्र थे गुप्त साम्राज्य के महत्वपूर्ण केंद्रों में आते थे। अभी हमने बात की थी कि कुछ आर्यावर्त के राज्य और कुछ दक्षिणापथ के राज्य, उन दोनों में अंतर क्या था। इन दोनों को ही समुद्रगुप्त ने जीता था, लेकिन आर्यावर्त के जो 9 शासक थे के उनको जीत करके अपने राज्य में शामिल कर लिया था, जबकि जो दक्षिणापथ के 12 शासक थे उनको जीतने के बाद उनके राज्य वापस लौटा दिए थे। और कुछ प्रशस्तियां ऐसी भी हैं जो इन राजाओं के पूर्वजों के बारे में बताती हैं, अर्थात जो राजाओं की वंशावलियां थी उनके बारे में भी हमें बोध कराती हैं। हमें यह पता चलता है कि कौन किसका बेटा था, उसके बाद कौन राजा बना, और उसके बाद फिर कौन राजा बना। एक प्रकार से पूरी की पूरी राजाओं की जो वंशावलियां थी वो भी प्रशस्तियों में बताई गई हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के पर पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराज अधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिमी भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को हराया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में थे। इसी प्रकार गुप्त साम्राज्य के बाद उत्तर भारत में हर्षवर्धन का साम्राज्य काफ़ी दूर दूर तक फैला। हर्षवर्धन के बारे में जानकारी हमें उसका जो दरबारी कवि बाणभट्ट है और उसने जो रचना लिखी हर्षचरित, उससे हमें बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। और इसी प्रकार हर्षवर्धन के काल में एक चीनी यात्री ह्यून सांग भारत में आया, वो भी हर्षवर्धन के बारे में बहुत सी जानकारी देता है। अभी हमने पढ़ा कि हर्षवर्धन का साम्राज्य भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। पूर्व में तो उसने विजय प्राप्त कर ली, वो धीरे धीरे दक्षिण की ओर गया, लेकिन वहां पर क्या था, दक्षिण में इस समय एक प्रमुख चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय शासन कर रहा था और वो भी एक शक्तिशाली राजा था और उसने दक्षिण में हर्ष को आगे बढ़ने से रोक दिया। तो आइए अब हम जो दक्षिण भारत में इस समय वंश शासन कर रहे थे और उनके कुछ प्रमुख राजाओं के बारे में जानें। इस काल में दक्षिण भारत में पल्लव और जो चालुक्य वंश थे वो यहाँ पर शासन कर रहे थे। अभी हमने बात की थी कि चालुक्य वंश का एक प्रसिद्ध और शक्तिशाली राजा पुलकेशिन द्वितीय था, जिसने हर्षवर्धन को दक्षिण की ओर आगे बढ़ने से रोक दिया था। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे।
उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था और चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहां कई मंदिर थे। और चालुक्यों के साथ जो दूसरा राज्य लगता था पल्लव, वो हमेशा एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। रवि कीर्ति के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय ने पूर्व तथा पश्चिमी दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया, जिसके बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आइए अब हम ये जानें कि ये जो उत्तर और दक्षिण भारत के राज्य थे, इनका जो प्रशासन था वो कैसे चलता था। अगर देखा जाए तो अभी भी जो भूमिकर था वो एक प्रकार से अभी भी इन राजाओं की आय का प्रमुख स्रोत था। आइए इन राज्यों के प्रशासन के बारे में और जानें। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारमात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग थे। आइए अब हम ये पढ़ें कि इस काल की जो सेना थी और उस सेना में जो सेना नायक थे, उनके साथ एक नई व्यवस्था उभर कर सामने आती है। आप सब जानते हैं कि जो राजा होते हैं उनके पास एक सुसंगठित सेना होती है, जिसमें हाथी होते हैं, घुड़सवार होते हैं, रथ होते हैं और साथ में पैदल सैनिक भी होते हैं। अब यहाँ पर क्या था, इसके साथ साथ राजा के साथ कुछ सेना नायक जुड़े होते थे। वो सेना नायक क्या करते थे, जब युद्ध होता था तो अपनी तरफ से कुछ सैनिक राजा को दिया करते थे और राजा बदले में कई बार क्या करता था, इन सेना नायकों को वेतन नहीं दिया करता था, बल्कि भूमि का एक टुकड़ा दे दिया करता था और उस भूमि के टुकड़े से जितनी भी आय प्राप्त होती थी, उससे वो सेना नायक अपने घोड़ों तथा सैनिकों की देखभाल किया करते थे। और धीरे धीरे से एक प्रकार से देखा जाए, वो जो सेना नायक थे राजा के अधीन रहकर काम करते थे और एक प्रकार से राजा के सामंत बन जाते थे। और इस प्रकार एक नई व्यवस्था उभर कर सामने आई, जिसको सामंतवादी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है।
क्योंकि सामंतवादी व्यवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाद में इन सेना नायकों ने अपने अधीन कुछ और लोगों को रख लिया और इस प्रकार एक लंबी श्रृंखला बन गई और एक प्रकार से सामंतवादी व्यवस्था उभर कर सामने आई। और कई बार क्या होता था कि जो राजा होते थे निर्बल या कमजोर होते थे, जिसका फायदा ये सामंत उठा लेते थे और खुद स्वतंत्र शासक बन जाते थे। आइए अब हम उस काल की जो दक्षिण भारत में जो सभाएं थी उनके बारे में जानें। कहा जाता है कि जो पल्लव वंश था दक्षिण भारत में इस समय, उसके बहुत से ऐसे अभिलेख मिले हैं जहां पर इन सभाओं के बारे में बताया गया है। और ये जो प्रमुख सभाएं थी उनमें सभा, उर और नगरम, ये सभाएं बहुत प्रमुख थी। आइए इनके बारे में जानें, ये क्या क्या काम करती थी। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उपसमितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहाँ उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। आइए अब हम ये जानें कि उस काल के जो लोग थे वो कैसे थे और उनके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। हमें ये जो जानकारी है उस काल के लोगों के बारे में, जो उस काल के प्रसिद्ध नाटककार कालिदास और अन्य जो रचनाकार थे वो प्रदान करते हैं। और इसके साथ साथ हमने पहले भी बताया कि कुछ यात्री भी यहाँ भारत में आए, जैसे हमने कहा था हर्षवर्धन के काल में ह्यून सांग आया और गुप्त साम्राज्य में फाहियान आया। वो भी भारत के लोगों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी को बताता है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। चीनी तीर्थयात्री फाहियान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। और इसी प्रकार बाण भट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। राजा की सेना। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोज़मर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे बर्तन, असबाब जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान जैसे बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले, विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी। ये सारी चीज़ें ठेले गाड़ियों पर या ऊँटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लादकर ले जाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सकें। भारत के साथ साथ इस काल में अन्यत्र क्या हो रहा था,
दूसरी जगहों पर क्या हो रहा था, आइए उसके बारे में थोड़ा सा जानें। एक तो पहले बात यह है कि जो व्यापार था दूसरे देशों के साथ अभी भी चल रहा था, और इसी काल में क्या हुआ, जैसे हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा था कि जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हो चुकी थी, उसी प्रकार दूसरे देशों में खास करके अरब देशों में इस समय एक नए धर्म का प्रादुर्भाव हुआ जिसे इस्लाम धर्म के नाम से जाना जाता है। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना है। उनके बाद सभी को समान माना गया है। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है। मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए, विश्वास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, भगत स्त्रियों और पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्रियों और पुरुषों के लिए, धैर्यवान और स्थिर मन के स्त्रियों और पुरुषों के लिए, दान देने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद करने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अल्लाह ने इन सब के लिए ही क्षमा और पुरस्कार रखा है। तो बच्चों, नए साम्राज्य और नए राज्य इस अध्याय में किस प्रकार हमने देखा कि इस काल में भारत में, उत्तर और दक्षिण भारत में किस प्रकार नए साम्राज्य और राज्य उभर कर सामने आए, और उनमें से जो हम समुद्रगुप्त की हमने बात की है, हमने हर्षवर्धन की बात की है, पुलकेशिन द्वितीय की बात की है कि वो बहुत ही अपने काल के प्रसिद्ध और शक्तिशाली राजा और सम्राट थे, और किस प्रकार उन्होंने अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया। और साथ साथ हमने ये भी व्याख्या की है कि प्रशस्ति क्या होती है, और साथ में ये भी देखा है कि दक्षिण भारत में जो सभाएं थी वो अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण थी, और इसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि किस प्रकार और कहाँ पर इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, लेकिन आपको कितना समझ में आया, आपने कितना जाना, कितना पढ़ा, आइए थोड़े से प्रश्न उत्तर के माध्यम से इसको जानने का प्रयास करें। पहले हम बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। प्रश्न 1, हरिसेन द्वारा लिखी गई समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किस भाषा में है? हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, तमिल? बिल्कुल सही, ये संस्कृत में लिखी गई है। प्रश्न 2, चीनी यात्री ह्यून सांग किसके शासनकाल में भारत आया? विकल्प हैं समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, कनिष्क? बिल्कुल सही, ह्यून सांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया। प्रश्न 3, चालुक्यों की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? विकल्प हैं ऐहोल, कांचीपुरम, पाटलिपुत्र, वल्लभी? बिल्कुल सही, ऐहोल चालुक्यों की राजधानी थी। प्रश्न 4, व्यापारियों के संगठन को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता था? और विकल्प हैं उर, सभा, नगरम, समिति? बिल्कुल सही, नगरम के नाम से जाना जाता था। प्रश्न 5, अभिज्ञान शाकुंतलम निम्न में से किसकी रचना है? बाणभट्ट, हर्षवर्धन, कालिदास, आर्यभट्ट? बिल्कुल सही, अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि एक नाटक है, कालिदास के द्वारा लिखा गया है। अब हम लघु उत्तरात्मक प्रश्न करेंगे। प्रश्न 1, सभा क्या थी? उत्तर, दक्षिण के राज्यों में ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन सभा कहलाता था। ये सभाएं विभिन्न समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण और स्थानीय मंदिरों की देखरेख का काम करती थी। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये अध्याय समझ आया होगा। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।